साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और डीबीटी जेआरएफ 2018 के कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, जो कि आपके सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन है, तो इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि फास्फोराइलेशन ऑफ ए प्रोटीन एक टिपिकल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। विच मॉड्यूलेट देयर एक्टिविटी। तो हमने इसको सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था कि जब आपका फास्फोराइलेशन किसी प्रोटीन पे होता है तो मोस्टली क्या होते हैं, वो आपके एक्टिवेट होते हैं। बाकी कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे जरूरी नहीं है कि फास्फोराइलेशन होने पे आपकी जो पाथवे है वो आपका एक्टिवेट होगा। तो कुल मिला के जो भी होता है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैन बी फास्फोराइलेटेड। तो सिंपली आपसे पूछा गया, अगर आपको थोड़ी बहुत अमाइनो एसिड और सेल सिग्नलिंग की नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे भी आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बाकी जो हमने अभी आपको कल का लेक्चर जो मेरा बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट का था, अगर आपने वहां पे देखा होगा, जहां पे हमने सोडियम पोटेशियम पंप की बात की और कैल्शियम पंप की बात की, तो जहां पे आपका कौन सा अमाइनो एसिड वहां पे फास्फोराइलेट हो रहा था, अगर आप उसको याद करेंगे तो वहां पे आपके एस्पार्टिक एसिड का फास्फोराइलेशन हो रहा था। ठीक है, तो कुछ ही अमाइनो एसिड है जिनका फास्फोराइलेशन होना संभव होता है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइसिन का फास्फोराइलेशन नहीं होता है, एस्पाराजीन का नहीं होता है, ग्लूटामिक एसिड का जो होता है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका एस्पार्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रेस कर सकते हैं। बाकी जेनेटिक कोडॉन अच्छे से देख कर जाइएगा, मैंने ऑलरेडी इसको कराया है और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जब भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने जेनेटिक कोडॉन को बहुत अच्छे से रटवाया है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके जितने भी जेनेटिक कोडॉन है, आपके कोडॉन है, वहां पे आपके क्या होता है कि आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि स्टॉप कोडॉन आपको याद रखना है। इनकी संख्या जो है वो आपके 3 संख्या में है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं। और जब इनकी सिंथेसिस जब ये जहाँ पे प्रोटीन को ये मिल जाते हैं, स्टॉप कोडॉन मिल जाते हैं, वहीं पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सिस्टम के पास ट्रांसफर आरएनए नहीं मौजूद है करेस्पॉन्डिंग टू स्टॉप आरएनए, जो कि आपका डीबीटी जीआरएफ का क्वेश्चन है और मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बट होता क्या है कि जो आपके 3 स्टॉप कोडॉन है, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। तो वो एक्सेप्शंस भी आप याद रखिएगा, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि यूजीए इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन इन द। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके यूनिवर्सल जेनेटिक कोडॉन है और कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आपके एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैमल्स की माइटोकॉन्ड्रिया और ईस्ट की माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो क्या क्या एक्सेप्शन है ये देखिए, हमारे पास 55 एंटीकोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 22 एंटीकोडॉन देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा, एंटीकोडॉन जो होता है वो टीआरएनए पर होता है। ठीक है, और कोडॉन जो होता है वो आपके किस पर होता है, एमआरएनए के पास सीक्वेंस पर होता है। ठीक है, तो ये मैं याद रखूंगा। इसके बाद 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। इन तीनों का आपको नाम याद रखना है, जो कि आपका एक होता है ओकर, एक होता है ओपल और एक होता है अंबर। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये आपका होमवर्क है कि कौन सा इसमें ओपल है, कौन सा ओकर है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओकर। ठीक है, तो ये आपका टेक्निकली नेम है, इसको याद रखिएगा। अब होता क्या है कि यूनिवर्सली में जब मैं देखता हूं तो आपको मुझे 3 टर्मिनेशन कोडॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे मुझे 4 टर्मिनेशन कोडॉन देखने को मिलेगा। आप कैसे याद रखोगे? तो एम को लिखना 1, 2, 3, 4। तो यानी कि मैं एम को इस तरीके से लिखूंगा और मैं क्या कहूंगा कि 4 कोडॉन जो होते हैं, एंटी कोडॉन मतलब जो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में 4 देखने को मिलते हैं। तो पहले दो जो होते हैं वो सेम होते हैं, यूए और यूएजी जो होगा वो मेरा सेम होगा। लेकिन यहाँ पर यूजीए जो होता है वो स्टॉप कोडॉन के तरीके कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि यूजीए अगर मुझसे पूछा घुमाकर कि किसमें स्टॉप कोडॉन का कार्य नहीं करेगा, तो वो मेरा ईस्ट की माइटोकॉन्ड्रिया में कार्य नहीं करेगा। इसको याद रखिएगा। बाकी अगर आप कोई और भी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे या उसके अलावा कोई भी आपके पास पाथफाइंडर की बुक होगी या कोई भी चीज होगी, तो और भी कुछ एक आध दो एक्सेप्शन है, उसको भी देख लीजिएगा। बट मोटा मोटा ये एक्सेप्शन तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ, ये एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। बाकी अब यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा कोडॉन आते हैं वो आपके एजीए और एजीजी आता है। ठीक है, तो एजीए और एजीजी जो होते हैं ये टर्मिनेशन कोडॉन का काम करते हैं। बाकी क्या होता है, नॉर्मली ये किसको कोड करते हैं, अर्जिनिन को कोड करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। नॉर्मली ये अर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में क्या होता है कि ये आपके टर्मिनेशन कोडॉन का कार्य करते हैं। इसके बाद जो आपको याद रखना है कि जो मेरा यूजीए कोडॉन था, ये नॉर्मली मेरा टर्मिनेशन कोडॉन था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये आता है तो ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और जेनेटिक कोडॉन जो है वो आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं उसको हमेशा बोलूंगा कि आप उसको अच्छे से करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, बस घुमाया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जिसको इंट्रोड्यूस करना है विद एडिनो वायरस के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्लाज्मिड को किसी में इंट्रोड्यूस कराओगे तो आपको एक वेक्टर चाहिए होता है। तो मोस्टली क्या करते हैं, हम एडिनो वायरसेस वगैरह का भी यूज करते हैं, वायरसेस को भी यूज करते हैं। ठीक है, जबकि प्लांट में कराना होता है तो मैं उसको किससे करता हूँ, टीआई प्लाज्मिड से करूंगा। नहीं तो मैं एडिनो वायरस से, अगर एनिमल सेल्स में करना होता है तो वहां पे लेंटी वायरस, एडिनो वायरस, इन सब चीजों का मैं यूज करता हूँ। ठीक है, टू स्पेसिफाई स्पेसिफिकली लेबल लीवर सेल विथ जीएफपी, यानी कि मुझे लीवर की सेल्स में कराना है जो कि मेरा जीएफपी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन से टैग होगा। विच जीन प्रमोटर विल बी मोस्ट ऑप्टिमल फॉर स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीएफपी। तो यानी कि मुझे लीवर सेल में मैं एक्सप्रेस करा रहा हूं तो मेरा कौन सा प्रमोटर मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सा याद करना है कि लीवर में क्या हो रहा था, लीवर में आपके कौन से एंजाइम थे या कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी। तो वहां पे हमने डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन जो होता है वो आपके लीवर्स वगैरह में होता है, यही तो काम होता है। ठीक है, और वहां पे जब आपकी रिएक्शंस होती है तो वहां पे आपके साइटोक्रोम P450 याद आया, ये एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यानी कि मुझे उसके प्रमोटर पे जो लगाना होगा वो मुझे क्या लगाना होगा, साइटोक्रोम P450 लगाना होगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन ही मैं कहूंगा, बेसिक नॉलेज से भी आप कर सकते हैं। तो कहानी का सारांश आपको ये मिला कि ऐसे लाइंस में फ्रेम किए जा रहे हैं क्वेश्चन कि आपको डराने के लिए कि आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड देखो, एडिनो वायरस देखो और छोड़ो कि भाई ये मेरे से नहीं लगेगा। बट यहाँ पे आपको केवल लीवर पढ़ना था, और लीवर में आपके जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो आपके साइटोक्रोम P450 जो पाया जाता है, जो कि हमने आपको डिटॉक्सिफिकेशन थोड़ा बहुत एक बार जिक्र आया था तो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी क्वेश्चन आईडी जो है आपकी 107 है, यहाँ पे कह रहा है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्लीप, एपेटाइट, एरोसोल एंड मूड में आपका रोल प्ले करता है। तो ये जो आपका लर्निंग वाला क्वेश्चन है जो कि आपका सीरोटोनिन, या आपने जब न्यूरो सॉरी अगर आप हार्मोन्स भी पढ़ते होंगे तो वहां पे जो आपका मेलानिन या मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। तो वहां से आप इन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं कि आपका जो हार्मोनल फॉर्म में जो आता है वो आपका सीरोटोनिन होता है। ठीक है, स्लीप वेक साइकिल्स वगैरह को रेगुलेट करता है, बाकी इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर चीज को जितना भी मैंने न्यूरोट्रांसमीटर बताया है कि कौन सा आपका एक्साइटेटरी है, कौन सा इनिबिटरी है, तुरंत अभी आप अपने कॉपी पर इस वीडियो को पॉज करके लिखेंगे अगर आप वाकई में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा आपका एक्साइटेटरी है, कौन सा इनिबिटरी है, बाकी एस्टिल कोलिन आपने और कहाँ कहाँ पढ़ा है, कहाँ कहाँ सर ने बताया है। ठीक है, और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से कौन सी डिजीज कॉज होती है। ठीक है, तो इसको जरूर लिखिएगा तुरंत ही कॉपी पर, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं लिख पाते हैं तो जाके उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा है जो कि आपके मेम्ब्रेन से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो इसको भी बहुत ही सावधानी के साथ अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे आखिर कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि आपका ड्यूरिंग सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन ए प्रोटीन को रिकवर किया मैंने इन द मेम्ब्रेन फ्रैक्शन में, however upon washing the membrane fraction with high salt the protein is obtained in the soluble fraction। कहने का मतलब है कि जब मैंने उसको साल्ट का ट्रीटमेंट दिया, मतलब हाई साल्ट, तो प्रोटीन जो है वो मुझे सॉल्युबल फ्रैक्चर में दिख गई, यानी कि मेरा जो प्रोटीन था वो अलग हो गया। ठीक है, तो मोड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द प्रोटीन विथ द मेम्ब्रेन क्या है, तो ये आपका क्या होता है, ये बेसिकली जो यहाँ पर मुझे आसानी के साथ वो छोड़ दिया, तो ये जो मेम्ब्रेन का एसोसिएशन है वो मेरा क्या है, नॉन कोवेलेंट मोड ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोवेलेंट होता तो वो साल्ट के ट्रीटमेंट से आप नहीं निकाल पाते। ठीक है, लिपिड एंकर होता तो मुझे फास्फोलाइपेज वगैरह देना होता। तो ये और ट्रांस मेम्ब्रेन जो होते हैं वहां पे हाइड्रोफोबिक वाली कंडीशन होती है, तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साल्ट के माध्यम से दिया है, जो मैंने भी बायोमेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट आपको रिवीजन कराया है, वहां पे हमने पेरीफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और इन सब सारे चीजों का मैंने जिक्र किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो आपका नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा। तो ये कहानी आपकी हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर चीज को जब आप ग्लाइकोलिसिस, क्रैप साइकिल वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका एक आता है वर्बर्ग इफेक्ट होता है जो कि आपके कैंसर सेल्स में देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके ग्लाइकोलिसिस होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस होने के लिए मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सिस्टम आपकी क्या करने लगती है कि अगर वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस करने लगती है, अगर ऑक्सीजन को यूज करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या करने लगती है, ग्लाइकोलिसिस यूज करने लगती है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वर्बर्ग इफेक्ट बोलूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो करेक्ट आंसर मेरा निकल कर आएगा, यहाँ पे सिस्टम जो होगा वो आपका एरोबिक ग्लाइकोलिसिस करेगा। बाकी आपको ट्रेस करना होगा, तो एंजियोजेनेसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी हाँ, कैंसर का जब भी नाम आएगा तो जब कैंसर में जब मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही
फियर प्रॉपर्टी होती है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाते हैं। एंजियोजेनेसिस क्या होता है कि जब वो ग्रोथ करते होते हैं तो वो साइमल्टेनियसली ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी करते रहते हैं ताकि उनको हायर, क्योंकि क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ से आती है बताओ? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वगैरह से ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड वेसल से अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट होती है। तो कैंसर सेल्स को क्या चाहिए? ग्रोथ करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जब कैंसर सेल्स ग्रो कर रही होती हैं तो वो एंजियोजेनेसिस करती हैं, मतलब अपने ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कराती रहती है। बट वर्बर इफेक्ट का इनसे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल केस में मेरा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को एरोबिक ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा। तो 92 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको भी मैंने समझ लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने उठाया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको जब मैंने फ्लो साइटोमेट्री, जो कि आपको 5 महीने पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, फ्लो साइटोमेट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम इन सब चीजों के बारे में बताया था, एक्साइटेशन और एमिशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ग्राफ बिलो शोज द एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द 3 फ्लोरोफोर है, जो कि आपके सीएफपी है, जीएफपी है, वाईएफपी है। इफ यू वर डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, आपको डिजाइन करना है टू फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोटीन इनसाइड द सेम सेल, तो आप कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करोगे? बाकी अगर आपको ये ग्राफ भी नहीं देखना आता है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी मैं एक वहां पे फ्लो साइटोमेट्री में मैंने आपको फिनोमिना भी बताया था, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बहुत डिजाइन होते हैं, कि मैंने ये बताया था कि जब भी आप यहाँ पे फ्लोरोक्रोम डिजाइन करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें होता क्या है कि मुझे ऐसे फ्लोरोफोर को चुनना होता है कि जो जिनका एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा वो दूर दूर हो। सपोज दैट एक मुझे मान लो कि मुझे दो पर्टिकुलर, सपोज दैट मेरा एक CD4 है और एक मेरा CD8 है, याद आया? अगर मैं CD4 को, सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं जीएफपी से टैग करा दूं और मैं इसको वाईएफपी से टैग करा दूं, तो मेरी जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि CD4 में अगर मैं जीएफपी से टैग करा रहा हूं तो जीएफपी का 470 पे आपका एक्साइटेशन हो और एमिशन मान लो इसका 530 पे हो रहा है। तो CD8 का क्या होना चाहिए कि मैं चाहूंगा कि ये 550 से 600 पर चला जाए। तो इससे क्या होगा कि मतलब क्या होगा कि ये अपने आप को एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करती है, मतलब ओवरलैप नहीं आनी चाहिए। सपोज अगर आपने दो फ्लोरोक्रोम ले लिया, ठीक है, एक आपने ले लिया 470 है जिसका एक्साइटेशन और एमिशन आपका 530 है, और दूसरे केस में मैंने ये ले लिया कि मैंने दूसरा लिया जो कि आपका 460 है और 500 है। तो जब क्या होगा कि जब ये एक्साइटेशन एमिशन वाली कंडीशन आएगी तो मान लो कि एक 470 पे उठ के इधर जा रहा है, 530 पे गिर रहा है, सपोज दैट, और दूसरा भी आपने इसी के आसपास 460 से 500 पे गिरा दिया। तो जब आप अपनी सेल्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन क्या होगा, यहाँ पे दोनों फ्लोरोक्रोम का आपको एक्साइटेशन एमिशन या सिग्नल देखने को मिलेगा। तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे कि ये जो मुझे सिग्नल मिला है ये मुझे CD4 की वजह से मिला है कि CD8 की वजह से मिला है। तो जब भी हम फ्लो साइटोमेट्री या इन तरीके का एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे फ्लोरोक्रोम दूर दूर रखना है। तो बस इसी चीज को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। तो जहां पे आपको ऑप्शन मिल जाए कि ओवरलैपिंग एक्साइटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो आपका ब्लंडर होगा, ठीक है, तो मुझे ओवरलैपिंग नहीं कराना है, तो दोनों ही ऑप्शन ओवरलैपिंग वाले काट दो और मैक्सिमम सेपरेशन जहां पे मुझे एक्साइटेशन और एमिशन का मिलेगा मैं वही को यूज करूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से, इस अप्रोच से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। बाकी ये फिगर देख लीजिएगा, डायग्राम देख लीजिएगा, आसानी के साथ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फ्लो साइटोमेट्री जरूर पढ़ के जाना भाई, आजकल की ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। इसके बाद आपसे इम्यूनोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटी ह्यूमन म्यू चेन एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एपिटोप। तो आपने पढ़ा होगा जैसे जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, वो बनती हैं आपकी कांस्टेंट रीजन से। यही तो था, एंटीबॉडी में आपके वेरिएबल रीजन होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो वेरिएबल जो होता है वो आपके एंटीजन से बाइंड करता है, और जो एंटीबॉडी मुझे प्रोड्यूस करनी होगी वो मेरी कांस्टेंट रीजन पे चेन्स होती हैं। तो अगर ए एंटीबॉडी बनती थी तो अल्फा चेन थी, याद आया? तो उसी तरीके से जो आपकी म्यू चेन है तो ये मेरे को कहाँ देखने को मिलेगी, कांस्टेंट रीजन ऑफ द आईजी मॉलिक्यूल्स में मुझे देखने को मिलेगा। तो इन चीजों को याद रखिएगा। बाकी कांस्टेंट रीजन ही जो होती है वो एंटीबॉडी की क्लास को डिसाइड करती है, याद रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि टिटेनस टॉक्साइड इज ए प्रोटीन दैट हैव बीन केमिकली ट्रीटेड टू रिटेन इट्स। तो यानी कि टिटेनस टॉक्साइड जो होते हैं ये आपके यूज किए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको केमिकली से ट्रीट करता हूं और मुझे इसको एज इम्यूनोलॉजिकल चीजों के तरीके इस्तेमाल करना है या वैक्सीन के तरीके, आपने देखा होगा टिटेनस के लिए आपका टॉक्साइड यूज किया जाता है। तो मुझे क्या करना होता है कि कभी भी मैं किसी चीज को यूज करूंगा और मैं उसको अगर पॉजिटिवली जाना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो टर्म्स जो मैंने आपको बताए थे, एंटीजेनिसिटी
एक होता है और एक आपका इम्यूनोजेनिसिटी होता है। तो इनको बहुत अच्छे से मैंने इम्यूनोलॉजी के चैप्टर में डिफरेंशिएट किया था, एक बार और सुन लो। एंटीजेनिसिटी का मतलब है कि वो आपके लिए एज अ फॉरेन है, लेकिन एंटीजेनिक होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपके इम्यूनोजेनिसिटी को एक्टिवेट करेगा, यानी कि जो आपकी इम्यून सेल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एंटीजन, पर्टिकुलर एंटीजन की वजह से इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि एंटीजन को इम्यूनोजन होने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना होना चाहिए और दुनिया भर की चीजें होती, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम किसी भी चीजों से ट्रीट करते हैं, या हेप्टन और ये एडजुवेंट वाली मैंने आपको स्टोरी बताई थी, तो उनमें क्या होता है कि जब हम केमिकली इनको ट्रीट करते हैं तो मेरा मेन पर्पज है कि उसकी इम्यूनोजेनेसिटी जो रहे वो मेंटेन रहे। और चूंकि हम एक टॉक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे सिस्टम के लिए टॉक्सिक ना रहे, तो हम इसको ऐसे केमिकल से ट्रीट करेंगे जो इसकी इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ा दे और ये आपके लिए टॉक्सिक ना रह जाए। तो 104 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से इसको करके जाइएगा। यहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक पेडिग्री का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी थोड़ा बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब बहुत हाई फाई ये पेडिग्री नहीं है। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फॉलोइंग पेडिग्री शो कर रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ ए ह्यूमन डिजीज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर दिस ट्रेट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैज ए सन ऑफ थर्ड ए वुड बी अफेक्टेड बाय द डिजीज। तो यानी कि थर्ड ए के सन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इसका अफेक्टेड होगा, जबकि थर्ड वन जो है वो आपका कैरियर है, यानी कि जो यहाँ पे बिंदी से दिखाया गया है ये भी बोल रहे हैं कि ये मैं इसको कैरियर मान रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आप पेडिग्री देखते हैं तो उसमें दो चीजें आपको डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको क्या जानना है। तो उसमें आपको ये पहले तो ये निर्धारित करना होगा कि जो डिजीज है वो आपकी रेसेसिव है कि ये आपकी डोमिनेंट है। तो मानने की एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिजीज आपकी डोमिनेंट होगी वो क्या होगा कि या तो मदर में, फादर में एक्सप्रेस रहेगा और बेटों में भी एक्सप्रेस होगा, जनरेशन गैप नहीं आएगा। लेकिन जो रेसेसिव डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी होगी कि जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, लेकिन यहाँ पे डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन बच्चों में यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया है। तो यानी कि मैं इसको क्या बोलूंगा, ये जो डिजीज है ये आपकी क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, तो ये अपना पहचानने का एक क्राइटेरिया होता है इन सब चीजों में। तो डोमिनेंट नहीं है, तो पहली चीज मुझे पता चल गया कि ये जो डिजीज है ये मेरी क्या है, रेसेसिव है। तो रेसेसिव वाले ऑप्शन में 3 दिया गया है, डोमिनेंट को मैंने क्रॉस कर दिया। अब मुझको ये डिसाइड करना है कि ये डिजीज जो है ये मेरी ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करना चाहूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे सपोज दैट ये जो डिजीज है अगर मैं यहाँ पे सेक्स लिंक्ड है या रेसेसिव है, तो देखिए अगर यहाँ पे ये डिजीज में क्या है कि फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है और इनका अगर मैं क्रॉस कराऊं तो मान के चलिए कि वाई क्रोमोसोम मुझे यहाँ से मिलेगा और एक्स क्रोमोसोम मुझे यहाँ से मिलेगा, यही तो मिलेगा। और ये जो है आपकी जो मदर है ये आपकी कैरियर है, तो यहाँ से मेरे को अगर एक ही क्रोमोसोम में डिजीज वाला मिला होगा तो क्या होगा, फादर जो बेटा होता है वो क्या होता है, एक्स लिंक्ड वाले में अगर एक भी जीन पर एक्सप्रेशन आता है तो वो डिजीज हो जाता है। तो वही कंडीशन तो मुझे यहाँ पे फॉलो करने को देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये जो डिजीज है ये आपकी सेक्स लिंक डिजीज है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से रिलेशन है। ठीक है, तो कहानी का सारांश क्या हो गया, मेरी जो डिजीज यहाँ पे बनेगी वो मेरी एक्स लिंक्ड बनेगी। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव बनेगी। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग है कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव तक दोनों में दे दिया है, हर परसेंटेज भी आपको दिखाना है। अब 0.75% होगा कि 0.50 होगा, समझ में आ रही है बात। अब सपोज दैट अगर मैं इस फादर को मान लेता हूं कि मुझे इसको क्रॉस कराना है, ठीक है, तो क्रॉस कराना है तो यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, अगर मैं इसके बारे में जाता हूं तो इसका जो जीनोटाइप अगर मेरे को मानो कि ये आपका डिजीज कंडीशन है और ये आपका एक्स वाई है, क्योंकि ये वाई लिंक डिजीज तो है नहीं। ठीक है, तो ये इसके एक्स क्रोमोसोम पे जो भी ये डिजीज है वो मेरे को देखने को मिल रहा है और ये आपकी कैरियर है। तो ये आपकी एक्स सी एक्स हो गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, क्रॉस करा लूं। तो मुझे क्रॉस कराना है एक्स सी एक्स का। ठीक है, एक्स सी एक्स का मैं क्रॉस कराऊंगा, किससे क्रॉस कराऊंगा मैं, एक्स सी, एक सेकेंड, एक्स सी वाई से। तो एक्स सी एक क्रॉस में आ गया, एक्स सी वाई आ गया, एक्स एक्स सी आ गया और एक्स वाई आ गया। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, ये आपका पुत्र जो है ये आपका नॉर्मल आएगा और एक क्रोमोसोम पर भी अफेक्शन आया तो ये आपका डिजीज आ गया। तो यानी कि दो में से एक में आपको देखने को मिल रहा है, यही तो देखने को मिल रहा है। तो यानी कि मैं इसको क्या बोलूंगा, 50% मैं कह सकता हूँ। तो यानी कि अगर दो में से एक में आया है तो मैं इसको 0.5 भी बोल सकता हूँ। तो यानी कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है और 0.5 है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बस इसको इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ट्रैक करना है वो आपको ये ट्रैक करना है कि डिजीज जो है वो आपके रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। ठीक है,
दो तरीके की होते हैं, अगर वाई लिंक्ड होगा तो वो केवल मेल मेल में होगा, बाकी चीजें जो कि यहाँ पे फीमेल भी कैरियर है तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की संभावना है जो कि आपको देखने से समझ में आ जाएगा। और बाकी मैंने जो एक एजम्पशन नीचे से मैंने स्टार्ट किया, बाकी हाँ एक मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आता है इस तरीके से करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत जो आपने जैसे भी इसको पढ़ा होगा उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि डिजीज आपकी डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। दूसरे स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको उसका परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 161, द रिडक्शन फेज ऑफ द कैल्विन बेंसन साइकिल इन द अरेबिडोसिस को मैंने इनहिबिट किया है, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ, तो यानी कि मैंने कैल्विन बेंसन साइकिल में मैंने रिडक्शन फेज को इनहिबिट किया है। तो सबसे पहली बात मैं एक चीज बता दूं आपको, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना। और यहाँ पे कोई मैं ढील नहीं दूंगा कि मतलब एक्सेप्शनली अगर कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ गया तो ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है कि जो आप 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप C3 साइकिल पढ़ते हैं, जहां पे आपने देखा होगा, तो वहां पे 2-3 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में मैंने लगा दिया है फिक्सेशन होता है, जहां पे एटमॉस्फेरिक CO2 को लेकर रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से मैं यहाँ पे 6 कार्बन का बना देता हूँ। ये आपका रिबुलोज 5 कार्बन का होता है, एक कार्बन मुझे एटमॉस्फेयर से मिलता है, तो 6 कार्बन बन जाता है, जो कि 3 कार्बन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, जिसको 3 फास्फोग्लिसरेट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एटीपी और NADPH, यही एटीपी और NADPH मैंने लाइट रिएक्शन से बनाया था। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया था, एटीपी और NADPH का मैंने फॉर्मेशन किया था। ठीक है, NADPH का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में कभी मैं NADH का नाम नहीं लूंगा, ये मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर रखा है। जितनी भी आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस होगी वहां पे NADPH होगा, और बाकी फोटोसिंथेसिस में P आता है और P से P को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो NADPH ही मारिएगा, NADH मत लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ATP और NADPH खत्म किया रिडक्शन फेज में। और इसके बाद एक जो थर्ड स्टेप होती है, रीजनरेशन होता है, जो कि मुझे ये कंपाउंड वापस से बनाना है। तो यहाँ पे मेरी एटीपी वापस से कंज्यूम होती है, तो रीजनरेशन स्टेप में एक एटीपी गई और यहाँ पर एटीपी गई। तो यहाँ पे आपने 3 फास्फोग्लिसरेट में आपने एटीपी लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मुझे जो एंजाइम चाहिए होगा वो कौन सा चाहिए होगा, 3 फास्फोग्लिसरेट काइनेस चाहिए होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इन सब क्वेश्चंस में आपका 1% की गलती जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता भी दिया, रीजनरेशन, फिक्सेशन, रिडक्शन, और कितना इनपुट होता है, C3 साइकिल में कितने एटीपी का खर्चा होता है, C2 में कितने का खर्चा होता है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिनोमिना ये सारी चीजें होती हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा पूछा गया है, थोड़ा सेल सिग्नलिंग से घुमा के पूछा है, बट आप इसको कर सकते हैं। कह रहा है कि एक आपका बैक्टीरिया फ्लैजलिन है जो कि एक्टिवेट करता है टिपिकल मैप के काइनेज को, जिसमें आपका सबसे पहले मैप 1 एक्टिवेट हुआ, फिर 4 एक्टिवेट हुआ, फिर 6 एक्टिवेट हुआ, जिससे आपका पर्टिकुलर कोई एक एंजाइम है जिसका नाम ACS6 है, जो कि इथाइलिन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये सब याद रखिएगा। Which one of the following event will be true in transgenic Arabidopsis plant overexpressing the constitutively active form of MKK4? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैंने एक सपोज दैट एक आपका सिग्नलिंग पाथवे है जहां पे फ्लैजलिन जो आपका प्रोटीन है वो एक्टिवेट कर रहा है मैप काइनेस पाथवे को, जो कि अल्टीमेटली ले जाके ACS6 एंजाइम को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। बीच में आपका 4, 5, 6 ये आपके मैप पड़े। अब कह रहा है कि मैंने जीन ये मेथड से, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने ट्रांसजेनिक एरेबिडोसिस बनाया है जिसमें ओवर एक्सप्रेस मैंने करा दिया है मैप के 4 को। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या था कि आपका फ्लैजलिन जो था ये इसको एक्टिवेट किया था, और ये आपके मैप के 1 जो था वो 4 को एक्टिवेट कर रहा था। तो सपोज दैट अगर मैंने एक स्टेप कम कर दिया, मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किया, मैंने सीधा 4 वाले को एक्टिवेट करा दिया, तो अब मुझे फ्लैजलिन की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं, तो मैंने फ्लैजलिन की आवश्यकता खत्म कर दी। तो यही इस कहानी का सारांश है। तो ऑप्शंस में आप ढूंढ लीजिए। तो अब यहाँ पे जो मेरे को करेक्ट आंसर मिलेगा कि अब फ्लैजलिन की स्टिमुलस जो है वो मुझे नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ACS4। तो यानी कि अब जो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो मैंने पौधा बनाया है, अब मुझे उसको एक्टिवेट कराने के लिए अगर मुझे एथाइलिन की बायोसिंथेसिस उस प्लांट में चाहिए, तो मुझे बैक्टीरिया की फ्लैजलिन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है।
समझ रहे हैं? तो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन डिज़ाइन करके पूछे जाएँगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट जिब्रेलिक एसिड ट्रांसडक्शन पाथवे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी खत्म करा दिया है क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इन सब से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो आपकी जिब्रेलिक एसिड में आपका चूँकि ऑक्सिन, जिबरेलिन इन लोग की जो आपका पाथवे था वहाँ पे बहुत ही ये सिमिलर पाथवे था कि जो आपका नेगेटिव रेगुलेटर था वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को इनहिबिट करके बैठा हुआ था। तो हर सिग्नलिंग में क्या हो रहा था कि आपका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कर दिया जा रहा था जो आपका इनहिबिटर था। ठीक है? तो यहाँ पे जो जिब्रेलिक एसिड का इनहिबिटर होता है वो आपकी एक प्रोटीन होती है जिसको मैं प्यार से डेला प्रोटीन बोलता हूँ। और डेला में मैंने बताया था कि ये आपके अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जब आपका जिब्रेलिक एसिड के बारे में कह रहा है कि करेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेला प्रोटीन स्टिमुलेट जीए रिस्पॉन्स गलत बात। डेला तो जो है वो आपका इनहिबिटर है। इसके बाद जो आपसे यहाँ पे अगर और ऑप्शंस को अगर मैं 26 एच प्रोटेसोमल पाथवे को मैंने पढ़ा था, तो मुझे क्या करना होता है, डेला जो होता है वो आपका इनहिबिटर है, तो मुझे डिग्रेड कर देना होगा डेला प्रोटीन को बाय 26 एच प्रोटियोसोमल पाथवे से। तो ये मेरा सही हो जाएगा। बाकी GID-1 वगैरह हमने इसको नहीं पढ़ाया था या हमने नहीं देखा था उस प्रोसेस में। तो जो मेरा जो राइट आंसर बनेगा और क्लियर भी है। अगर मुझसे पूछा गया कि नेगेटिव रेगुलेटर जिब्रेलिक एसिड का कौन है तो मैं क्या कहूंगा, डेला कहूंगा। तो मुझे डेला को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो यानी कि 164 का थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसके बाद 175 क्वेश्चन विर ई वाला क्वेश्चन है जो कि आपका इसको भी हमने बहुत ही डिटेल से समझा हुआ है। एग्रोबैक्टीरियम की स्टोरी में विर प्रोटीन्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया था। विर की बहुत सारी प्रोटीन्स होती है। कह रहा है कि विर जीन जो है वो आपके नेसेसरी है टीडीएनए इनटू द होस्ट में ट्रांसफर कराने के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज टाइटली एसोसिएटेड विद 5 प्राइम एंड ऑफ द टी स्ट्रैंड एंड हेल्प इन न्यूक्लियर टारगेटिंग में हेल्प करता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, जिस तरीके से अगर आपको याद करना हो तो सबसे पहला जो आपका एक्टिवेट होता था वो आपका ए होता था, फिर जी होता था। याद कराने के लिए एजी ओजी याद कर लीजिएगा जो आपका एक सॉन्ग था। ठीक है? तो ए हो गया, ए से आपका जी एक्टिवेट होता था, जी जो होता था वो आपके डी को एक्टिवेट करता था। डी के बाद एक आपकी प्रोटीन बी थी जो आपका पाइलस का फॉर्मेशन कराता था। बी से आपका बाईपास मैंने रटाया है कि अगर मुझे बाईपास कराना होगा तो मुझे बी चाहिए होगा। और एक मेरे को ई प्रोटीन चाहिए होता है जो एंडो ई से ई और ई से एंडो न्यूक्लियस क्लीवेज से बताता है कि जो आपकी प्रोटीन ट्रांसफर हो रही है टीडीएनए वो कहीं डिग्रेड ना कर दिया जाए। तो जब आपके टीडीएनए रीजन पर जो जाके बाइंड करता है वो आपका विर डी2 होता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका विर डी2 होगा। कहानी समझ में आ रही है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत तगड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वी विश टू प्रोड्यूस अ मेटाबोलाइट एक्स मुझे बनाना है हुज बायोसिंथेटिक पाथवे इज अ फीडबैक इनहिबिटर। यानी कि जो आपका फीडबैक इनहिबिटेड वाली फिनोमिना है जिसमें आपका क्या होता था कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होता था वो क्या करता था, की एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। यही कहानी थी, मैंने आपको बताया था। अब देखिए, इन द वाइल्ड टाइप स्टेन म्यूटेशन मैंने किया है जिससे एक आपका ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एक्स हो रहा है is discovered in the gene coding for a homodimeric enzyme which catalyze the first step in the biosynthetic pathway of the X। ठीक है? दिस म्यूटेशन इज ए मोस्ट लाइकली टू अकर। तो मुझे म्यूटेशन यहाँ पे कहाँ हुआ है जो कि उसके क्या कर रहा है कि जो उसका जीन है वो उसके कोडिंग के लिए, कैटालाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फीडबैक की स्टोरी है। तो यहाँ पे फीडबैक की स्टोरी यानी कि तरीके के आपका एलोस्टोरिक वाली कहानी आ गई। तो यानी कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो यहाँ पे आपके दो डोमेन होते हैं एंजाइम्स में, एक आपका कैटालिटिक होता है, एक आपका रेगुलेटरी होता है। तो जो आपका रेगुलेटरी डोमेन होता है वही इन सारी चीजों को मतलब कंट्रोल करता है। तो यानी कि जो मैंने म्यूटेशन जो मैंने कराया है वो मैंने किस में कराया है, रेगुलेटरी साइट पे मैंने कराया है। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी थी, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपकी कहानी समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपका वही ग्लाइकोलिसिस, फोटो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल वगैरह से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एनारोबिक लैक्टिक एसिड का जब फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करता है तो ग्लूकोज जो होता है वो पार्सली ऑक्सीडाइज होता है पायरुवेट में और फॉलोड बाय रिडक्शन टू द लैक्टेट। तो इसमें होता क्या है कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से आपका लैक्टेट बन जाता है। होता क्या है कि ये दोनों ही दूसरे के रिड्यूस फॉर्म होते हैं। पायरुवेट भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और लैक्टेट भी आपका 3 कार्बन
कॉमन कंपाउंड है, याद रखिएगा। तो इस पूरे कंडीशन में होता क्या है कि जब सिस्टम को बहुत जल्दी-जल्दी एनर्जी चाहिए होती है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन की प्रोसेस जब यहाँ पे होती है, उस समय सिस्टम को बहुत तीव्र एनर्जी चाहिए होती है। अब लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन जब आप थकान में होते हैं तब भी आपको देखने को मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि आपको हाई एनर्जी चाहिए। तो हाई एनर्जी के केस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर सिस्टम जो है, अगर वो पूरा ईटीएस वगैरह कराएगा तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। तो सिस्टम क्या सोचता है कि मैं पायरुवेट से सीधा लैक्टेट बना के वापस से मैं ग्लूकोज से पायरुवेट बना देता हूँ। और इस पूरे कंडीशन में चूंकि यहाँ पे जब ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है तो वहां पे NADH का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए मुझे खाली Na+D+ चाहिए होगा। तो उस Na+D+ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि ये जो NADH बना है ये वापस से टूट जाता है। NADH को मैं तोड़ दूंगा NAD+ में, और ये NAD+ फिर वापस से जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो ये फिनोमिना होता है। तो यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो ये होने की आवश्यकता पड़ी, उसमें जो मेरे को मेजर रिक्वायरमेंट था कि मैं कोफैक्टर को मेंटेन कर सकूं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा कि फॉर कोफैक्टर बैलेंसिंग। समझ में आ रही है बात को? थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक नॉलेज होगा तो आपको समझ में आएगा, बाकी एकदम से अगर आप ब्लैंक हैं तो ये चीजें थोड़ी पॉसिबल नहीं है। और बिकॉज मेरा भी एक लिमिटेशन है कि मैं भी क्रैश कोर्स के मोड में हूँ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं डीप में जाके अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे कोफैक्टर को मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। इस तरीके से हमने ये सारे पार्ट्स को कवर कर लिया। डीबीटी बेट जेआरएफ 2018 के भी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिए हैं, मोरलेस जो आपके इंपॉर्टेंट थे, और जो क्वेश्चंस के माध्यम से मुझे कुछ आपको ट्रिक टिप्स बतानी थी, तो उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा है कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, जहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं। बाकी अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये जैसा कि आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से कंटेंट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। डीबीटी जेआरएफ प्लेलिस्ट जरूर देख कर जाइएगा। अगर आप बहुत अच्छी इफिशियंसी करना चाहते हैं एग्जाम में तो वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।